स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? कोयला उत्पादक देश के बारे में पूछा गया है। भारत है, अमेरिका है, चीन है, एक से अधिक है, या इनमें से नहीं है? भारत है, अमेरिका है, चीन है। तो अगर हम कोयले की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ना सिर्फ कोयला का, सूती वस्त्र का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? चीन में ही होता है। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सोना का भी उत्पादन चीन में ही होता है। चावल का उत्पादन भी चीन में ही होता है। चावल हो गया, सोना, चावल, ठीक है, सोना हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ये सभी का उत्पादन करने में चीन आगे हो जाएगा। ठीक है, चांदी, चांदी कहाँ पर? मैक्सिको में। चांदी कहाँ पे? चांदी हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको ये जो है चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद रबर, थाईलैंड। रबर कहाँ पे? रबर हो जाएगा आपका थाईलैंड में। रबर कहाँ पे? थाईलैंड आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोना जैसे चीन में है तो सोना का भंडार अगर पूछे, सोना का भंडार पूछे तो भंडार कहाँ होगा? तो भंडार हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है, ये बताना है। सबसे पहले सुनामी की बात करें तो ये एक जापानी शब्द से बना है, जापानी शब्द से बना हुआ है। अब बताना है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। कल ही ये आपको बताए हैं हम। बताइए सुनामी कैसे आता है? चलिए, सुनामी जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है, ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होता है तो फिर समुद्र की जो लहरें हैं वो तट पे आ जाती हैं और फिर सुनामी आता है। जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हो, कोई हलचल हो, भूकंप की वजह से हो या फिर जैसे भी हो, ठीक है, तो तट पर क्या होती हैं? लहरें आ जाती है। महासागर की जो लहरें हैं वो कहाँ आ जाती हैं? तट पर आ जाती है। तो अब कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए, इंडिया के बारे में भी बताते चले। चलिए, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना उससे कोई लेना देना नहीं है जब तक प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी के अंदर से रिलेटेड ना हो। ठीक है, जैसे समुद्र में हलचल होना, समुद्र में हलचल होगा, जानवर जो हैं वो अजीब तरीके से आवाज निकालेंगे। उसके बाद तेज भूकंप का झटका अगर महसूस होता है, ठीक है, तो ये सब लक्षण है सुनामी का। महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना बिल्कुल ये है। इसके होने का मूल कारण भूकंप है। हाँ, पृथ्वी के अंदर जब वो हलचल होती है यानी प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर भूकंप होता है और वही इसका मुख्य रीजन भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर इसका हो गया। ए सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा, किसका बताएं? इंडिया का। इंडिया में कोयला जो है, कोयला, अगर इंडिया में कोयले की बात करें, कई बार बताए हैं इसीलिए नहीं बताए हैं अभी, ठीक है। कोयला की अगर हम बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है। लेकिन अगर हम भंडार की बात करेंगे, भंडार की बात करेंगे तो भंडार कहाँ पे है? झारखंड में सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, और कौन सा कोयला के लिए, कौन सा? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है 98% वहीं से उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बताइए कौन सा सही नहीं है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है, बिल्कुल गलत है। नामीबिया अफ्रीका में है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। बताइए। सोना कर्नाटक में है, चांदी राजस्थान में है। चलिए, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, बिल्कुल नहीं। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ये दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है वहां से लगा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना
इसके तट से लगा हुआ है, ठीक है, एक द्वीप है लगा हुआ, एक द्वीप हो जाएगा, एक द्वीप हो जाएगा। और अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो कौन सा है ये बताइए, सबसे बड़े द्वीप की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। नामीबिया अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है, नामीबिया अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा, यही सही नहीं है। और उसके बाद अगर हम नामीबिया की बात करें तो नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। और यहाँ पे नामीब मरुस्थल भी यहाँ पे पाया जाता है, नामीब मरुस्थल भी यहाँ पाया जाता है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना यहीं पर है, ठीक है, अफ्रीका में ही कालाहारी कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कहाँ पे, बोत्सवाना में है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारत के निम्नोत्तर क्षेत्र में से कौन चीड़ के वनों से संबंधित है, चीड़ का वन, चीड़ का वन। अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले चीड़ का जो वन है ये कोंधारी वृक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो पहाड़ों के ऊंचे क्षेत्रों में मिलेगी। समशीतोष्ण कटिबंधीय कोंधारी वन में ये शामिल होते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कोंधारी वन में ये शामिल होते हैं। इसे अगर ध्रुवीय इलाका में चाहिएगा तो इस कोंधारी वन को, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, वहां पर इसे क्या बोलते हैं, टुंड्रा वन के नाम से जाना जाता है। किस वन के नाम से, टुंड्रा वन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कौन कौन सा पेड़ हो जाएगा, तो चीड़ तो होगा ही, देवदार भी होगा, देवदार, चीड़, स्प्रूस, ठीक है, योक, ये सब आपका हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हिमालय वाले एरिया में ही पाए जाएंगे। जैसे कि आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब इलाका हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ रहा है बी में है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बीच भारत में पड़ता है, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये सभी वन जो है ये हिमालय के तराई क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कौन शामिल होंगे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, ये सभी इसमें शामिल है। क्या इसमें से है कोई राज्य, नहीं है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 75। रेड सैंडस नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित। अच्छा, अगर इसका हिंदी बता दिया जाए तो बहुतों से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रेड सैंडस मतलब लाल चंदन, लाल चंदन, रेड मतलब लाल और सैंडस मतलब चंदन, लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन की जो वृक्षे हैं, स्थानिक वृक्ष प्रजाति किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है। गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चंदन जो है, चंदन का वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में। कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो दक्षिण भारत में ये मिलेगा, दक्षिण भारत में मिलेगा, ठीक है। गर्म और तो वहां की जलवायु है, अगर जलवायु की बात करें तो गर्म और शुष्क जलवायु, ठीक है, गर्म और जलवायु होना चाहिए, गर्म और शुष्क जलवायु होना चाहिए, ठीक है, गर्म और शुष्क जलवायु होना चाहिए। मुख्यतः कौन सा राज्य है, राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और अगर वैसे पूछा तो कहाँ तक सीमित है, पूर्वी घाट तक, कहाँ तक, पूर्वी घाट तक सीमित है, पूर्वी घाट तक सीमित है, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा, चंदन का पेड़ दक्षिण भारत में मिलता है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस मिट्टी में मिलता है, तो लाल मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में मिलता है, तो लाल मिट्टी में मिलता है, लाल मिट्टी में इसकी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 76। पैंथलासा शब्द किससे संबंधित है ये बताना है, पैंथलासा शब्द किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया है, वैगनर ने दिया है, ठीक है। उस सिद्धांत के अनुसार जो
पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत हुई थी वो कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। वैगनर के अनुसार पृथ्वी की जो निर्माण की शुरुआत हुई थी, शुरुआत, ठीक है, ये कब हुई थी? कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ठीक है। इसके अनुसार जो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या था? पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में एक स्थलाकृति थी, ठीक है। पृथ्वी अलग अलग बटा हुआ नहीं था, जैसे अभी अलग बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, इस तरीके से नहीं था। पृथ्वी जो है ये एक स्थल खंड के रूप में, एक स्थल खंड के रूप में थी, जिसे कि हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। इसी के चारों ओर जलीय क्षेत्र था। इसके चारों ओर क्या था? जलीय क्षेत्र था। और इसी जलीय क्षेत्र को क्या कहा गया? इसी जलीय क्षेत्र को कहा गया पैंथलासा। क्या कहा गया? पैंथलासा। मतलब ये जो महासागर है ये क्या कहलाया? ये जलीय क्षेत्र पैंथलासा कहलाया, ठीक है, पैंथलासा कहलाया। उसके बाद क्या होता है? इस पेंजिया में दरार पड़ता है और ये पेंजिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पेंजिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कैसे? एक दक्षिणी हिस्सा और एक उत्तरी हिस्सा, ठीक है। उत्तरी हिस्सा जिसे कि हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिणी हिस्सा जिसे कि गोंडवाना लैंड कहते हैं। आप उत्तरी हिस्से में जितना देखेंगे गोंडवाना, उत्तरी हिस्सा का जो भी है, जैसे कि आपका ऊपर का यूरोप वाला हिस्सा हो गया, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा हो गया, ठीक है, एशिया के ऊपरी हिस्सा का इलाका हो गया, वो सब अंगारा लैंड में आ जाएगा। बाकी दक्षिण भारत की अगर बात करें तो किसमें आएगा? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। तो ये दो हिस्सों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इस बीच में जो निर्माण हुआ है, इस बीच में जो है, ये क्या है? ये तैथिस सागर है। इस बीच में जो सागर है, इस सागर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तैथिस सागर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। बाद में इसी तैथिस सागर से किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है, इसी से हिमालय का निर्माण हो जाता। तो आंसर क्या होगा? पैंथलासा शब्द किससे संबंधित है? अब इसका आंसर सही आ जाना चाहिए। है महासागर से पैंथलासा जो पेंजिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे ही तो कहा जाता है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा महासागर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 77। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं क्या होती है? शांत होती है। ये कैसा क्षेत्र है ये बताना है। डोल ड्रम के बारे में पूछा गया है, बताइए। हमारी पृथ्वी पर वायु दाब की पेटी कितनी है? 7 है। वायु दाब की पेटी 7 है, जिसमें से एक डोल ड्रम भी है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हम 0 से 5 लेंगे, ठीक है। ये 5 मान लीजिए सट गया है। 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण की तरफ। 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की तरफ लेंगे, ठीक है। ये जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी स्थान है, इसी को हम लोग बोलते हैं शांत पेटी। इसे क्या बोला जाता है? शांत पेटी बोला जाता है, या डोल ड्रम बोला जाता है। शांत पेटी या डोल ड्रम बोलते हैं। अच्छा, बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इसे ही विषुवत रेखीय, ठीक है, विषुवत रेखीय क्या है? हाँ, चलिए, तो ये लाइन कौन सा हो गया? विषुवत रेखा। तो इसी को बोलेंगे विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब की पेटी, निम्न वायु दाब की पेटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर
0 से 5 पर तो है ही, उसके बाद 30 से 35 पर है, फिर 60 से 65 पर है, फिर 90 पर है। 90 पर आपका ध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना है, फिर है 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, इधर भी है, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद है 60 से 65, 60 से 65 उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी है। तो सबसे पहले हम समझने के लिए आपको बता दें कि निम्न और उच्च कहाँ होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर निम्न क्षेत्र होगा, यहाँ पे उच्च क्षेत्र होगा, यहाँ पे निम्न क्षेत्र होगा और यहाँ पे उच्च क्षेत्र होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक लेकर आप इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए। उसके बाद 30 से 35 वाला जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। ये कौन सा होगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, ठीक है। ये ध्रुवीय हो जाएगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुव है ना, ये ध्रुव, और ये हो जाएगा अधो ध्रुव, ये क्या होगा, अधो ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये विषुवत रेखीय, ये कौन सा, ये विषुवत रेखीय। तो एक तरफ से बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 से 5, 30 से 35, 60 से 65 और 90, ठीक है। यहाँ निम्न उच्च, उसी तरह नीचे भी यहाँ निम्न हुआ, उच्च होगा, निम्न होगा, उच्च होगा। विषुवत रेखीय, शीतोष्ण, अधो ध्रुवीय और ध्रुवीय, इस तरीके से होता है। इसी को शांत पेटी या डोलड्रम बोलते हैं। अश्व अक्षांश भी आपका यहीं पर स्थित है, अश्व अक्षांश भी यहीं पर स्थित है। अश्व अक्षांश आपका हो जाएगा 30 से 35, अश्व अक्षांश हो जाएगा 30 से 35, ठीक है। तो यहाँ इसका बताइए आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। डोलड्रम चलने वाली कौन सी है, निम्न, कौन सा है, निम्न है, तो आंसर होगा निम्न, है ना, निम्न वायुदाब की पेटी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, निम्न सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अश्व अक्षांश को भी याद रखेंगे, अश्व अक्षांश के बारे में भी पूछता है। अश्व अक्षांश के लिए कौन सा वायुदाब होगा, अश्व अक्षांश 30 से 35 पे बनता है, 30 से 35 पर उच्च हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 78। अक्षांश के समानांतर कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिका भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। बताइए, साफ साफ दिख रहा है कौन सा गलत है। कर्क रेखा उत्तर में होता है, मकर रेखा दक्षिण में होता है, तो कौन सा गलत है, सी गलत है, सी का क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आंसर कर दें, सी, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ना कि पूर्वी गोलार्ध में। आंसर हो गया सी। 79। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है ये बताना है। समताप मंडल के नीचे कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। समताप मंडल के नीचे कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर औसत हो जाएगा। ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, ठीक है। इसी को संवहन मंडल भी बोलते हैं, इसी को अधोमंडल भी बोलते हैं। मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती है, ठीक है। चलिए, समताप मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई पूछेगा तो कितना होगा, 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर हो जाएगी। समताप मंडल में क्या क्या होता है, तो समताप मंडल में होता है वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा। वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा कहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे समताप मंडल में ही पाया जाता है। मुलाव मेघ, मुलाव मेघ कहाँ, समताप मंडल में ही होता है। इसके ऊपरी परत में O3 की लेयर होती है, ओजोन की लेयर होती है। इसी के ऊपरी परत में ओजोन की परत होती है, ओजोन की परत होती है। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। और इसको सबसे ज्यादा हानि किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ठीक है। O3 की लेयर पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी परत में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो गया, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, इसके ऊपर कौन सी परत हो जाएगी,
80 से 400 किलोमीटर तक। चलिए, आयन मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य मंडल है, फिर आपका बहिर्मंडल हो जाएगा 800 से। आगे क्वेश्चन नंबर 80, अरबों तारों धूल गैस के बादल युक्त विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, ब्रह्मांड, तारामंडल, एक से अधिक, या इनमें से? बताइए। हाँ, ओजोन परत, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी उसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ओजोन संरक्षण से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी संबंधित है। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरबों तारों धूल गैस और बादल से युक्त विशाल प्रणाली को गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद तारामंडल। कितने तारामंडल हैं वर्तमान में? तारामंडल कितने हैं बताइए? तारामंडल की संख्या वर्तमान में कितनी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार आकृति होती है, वो अपने पूछ से दूर की ओर जाते हुए दिखाई देता है आकाशगंगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 81, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्ड कृषि को क्या कहते हैं? एक स्थानीय कृषि होती है जिसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, जलाओ और काटो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जलाओ और काटो, जलाओ और काटो, जलाओ और काटो और जलाओ। ठीक है, कृषि भी कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक कृषि होता है। ठीक है, घुमंतु कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब एक जगह पे जब खेती हो जाती है उसे काट करके वहीं पर जला दिया जाता है, फिर अगला खेती अगले जगह पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं, काटो जलाओ कृषि भी इसे कहा जाता है। चलिए, तो घुमंतु कृषि, झूम कृषि इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अब अंडमान निकोबार में पूछ रहा है, क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार में? चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? मिल्पा। पहला ऑप्शन क्या है? मिल्पा पहला ऑप्शन है। तो मिल्पा कहाँ कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत में मिल्पा कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में। और अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं? दीपा। क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। केरल में क्या कहा जाता है? केरल में ओनम कहा जाता है, एरका कहा जाता है, जरा कहा जाता है। ये सभी नाम कहाँ का है? ये सभी नाम केरल का है। ठीक है, चलिए केरल में ओनम, एरका, जरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंडू, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबाड़ और पेरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबाड़ और पेरा कहा जाता है, बेरा कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन हो जाएगा? कच्चा पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन हो जाएगा? पटसन को ही क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। पटसन को ही क्या कहते हैं? जूट कहते। भारत है, बांग्लादेश है, स्कॉटलैंड है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए, अगर हम जूट की बात करें तो पहला जूट मिल कहाँ पर? रिसरा में, कलकत्ता के रिसरा में स्थापित किया गया था 1855 में। 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक जगह पर, रिसरा नामक जगह पर प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में अगर जूट की बात करें, जूट उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पूर्णिया का है। किसका? पूर्णिया का स्थान पहला है। और कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है भारत। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक भारत है। और बांग्लादेश दूसरे स्थान पे हो जाएगा। बांग्लादेश कच्चे पटसन के उत्पादक में दूसरे स्थान पे हो जाएगा।
ठीक है। और बिहार भारत में अगर बात करें प्रथम स्थान पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल। भारत में प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में नहीं स्थित है। असम में मुख्यतः 7 है। नामेरी है, ओरांग है, काजीरंगा है, डिब्रू सोखाबा है, दिहांग है, पटकई है। ठीक है, और कितना हुआ, चलिए लिखते हैं। डाम्फा की बात करें तो डाम्फा कहाँ, मिजोरम में। डाम्फा कहाँ, मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए के बाद असम, यही होगा आपका क्या आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। असम का काजीरंगा असम में है, नामेरी असम में है। सही बात है, मैच होने के बाद भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाई के प्रति कंसस है ना। चलिए, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग, ओरांग हो गया। ठीक है, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई हो गया। रायमोना, रायमोना, डिब्रू सैखोबा, डिब्रू साइखोबा, डिब्रू साइखोबा हो गया। ठीक है, और नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू सैखोबा, असम, देंग पटकई, और कौन सा हो जाएगा? एक और कोई है, याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे, असम में। टोटल कितना, 7। असम में कितना, 7 हो जाएगा। बाकी डंपा कहाँ पे है, मिजोरम में है। चलिए, आंसर क्या हुआ? आंसर आपका ए हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा, मानस, मानस नहीं लिखे, मानस हो जाएगा। एक कौन सा है, मानस है, मानस। टोटल 7। चलिए, 3 2 5 2 7। आगे क्वेश्चन नंबर 84, बिलीबिली का अभिप्राय क्या है? बिलीबिली क्या है ये बताना है। अच्छा, कुछ अपडेट दे दें, देख लेते हैं स्कोर कितना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सौ बत्तीस पे। चलिए, तो बिलीबिली का अभिप्राय क्या है, अब जल्दी से करते चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रकार का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, एक विली बॉब है, एक क्या है, एक विली बॉब है जो अलास्का में आता है। एक विली बॉब है, विली बॉब, दोनों को बढ़िया से पढ़िएगा, विली बॉब। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, ये आपका आ जाता है अलास्का में। कहाँ पे, अलास्का, अलास्का में कौन सा आता है, विली बॉब आपका अलास्का में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत जो है, भारत में तो चक्रवात के ही नाम से आता है। टार्नेडो अमेरिका के पूर्वी तूफान, पूर्वी तट पे। ठीक है, टार्नेडो, टार्नेडो की बात करेंगे अमेरिका के पूर्वी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर हो जाएगा क्या, टार्नेडो। टाइफून, टाइफून, ठीक है, ये चीन सागर, पीला सागर, चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, इस सभी में क्या होगा, इस सभी में टाइफून के नाम से जाना जाएगा। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 85, मंगला डैम किस नदी पर है? चिनाब पर, झेलम पर, रावी पर। बताइए मंगला डैम क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? सलाल, बगलिहार, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, बगली
धार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। मंगला डैम कहाँ पे? झेलम नदी पर। कहाँ पे? झेलम। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी सही आंसर आपका हो जाएगा, ये बी। ठीक है, आंसर हुआ बी। आगे, अच्छा रावी है तो चमेरा बांध, चमेरा बांध या चमेरा परियोजना किस पर है? इसी पर स्थित है चमेरा परियोजना, रावी नदी पर है। रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना भी इसी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, होगेन कोकल जलप्रपात किस राज्य में है? ये बताना है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बताइए कहां पर हो जाएगा होगेन कोकल जलप्रपात? चलिए, सबसे ऊंचा कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? बड़ाही नदी पर है। बड़ाही नदी पर कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। जोग या गोरशप्पा जलप्रपात, जोग या गोरशप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर हो जाएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आपका क्या होगा? होगन कोकल जलप्रपात कावेरी नदी तमिलनाडु, कावेरी नदी तमिलनाडु पर स्थित है। आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में ये बताना है कौन सा कथन सही है। अल नीनो जो है हर 5 साल, हर 5 साल या 10 साल पर आपको अल नीनो दिखाई देगा। एक जटिल मौसम का ये प्रक्रिया है। अल नीनो का अर्थ ही होता है बालक ईसा। क्या होता है? बालक ईसा का अर्थ होता है बालक ईसा। ठीक है, एक जटिल मौसम तंत्र है, जटिल मौसम तंत्र है। हर 5 साल या 10 साल पे आपको ये दिखाई देगा, 5 साल या 10 साल बाद दिखाई देगा। भारत के मानसून पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, मानसून पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक ईसा या लड़का ईसा, ये इसका अभिप्राय होता है। सही आंसर क्या? प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं होता है। होता है मानसून, लंबी अवधि के मानसून का पता लगाने के लिए अल नीनो का प्रयोग किया जाता है। या प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होने पर होता है, बिल्कुल सही है। और मुख्य रूप से कौन सा? पूर्वी प्रशांत महासागर। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन, हल्दिया, पारादीप, एक से अधिक या इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर। चलिए, तूतीकोरिन की बात करें तो इसी का नाम क्या हो गया है? B.O. चिदम्बनार, B.O. चिदम्बनार इसका नाम हो गया है। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और सर्वाधिक बंदरगाह, कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 के लगभग छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाह हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे? तमिलनाडु में है, 3 बंदरगाह। बड़े बंदरगाह में 3 बंदरगाह तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तूतीकोरिन भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही कोरिन भी है। पारादीप कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा में पारादीप है। हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। तो पूर्वी तट पे कौन है? सारा पूर्वी तट पर ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89, सारगेसो सागर एक हिस्सा है। सारगेसो सागर पे कंटिन्यू इधर डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक जड़विहीन घास होता है। सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा है। एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। से महासागरीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शैवाल से निर्मित होता है। अब बताइए कहाँ पर है? कंटिन्यू इधर कई टेस्ट में कंटिन्यू आपका डिस्कशन हो रहा है। इतना लिखाने का जरूरत है नहीं, बताया ही है और बहुत बार लिखाए ही है। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला जो एरिया है यहीं पर आपका बनता है। 37% लवणता यहीं पर सारगेसो सागर में ही पाई जाती
है। आंसर क्या हो गया? बी। आगे क्वेश्चन नंबर 90। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। इरेटोस्थनीज है, हेरोडेटस है, एनेक्जिमेंडर है, एक से अधिक है, या इनमें से नहीं? चलिए, अगर इरेटोस्थनीज की बात करें तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले, भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले, भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले कौन थे? इरेटोस्थनीज ही थे। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। और जो आधुनिक भूगोल है उसका जनक एनेक्जी वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी नहीं। हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक, भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, और एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और जो एनेक्जिमेंडर है इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। और भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले भी कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ए। 91 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर भी यहीं पर है, महिला साक्षरता दर भी यहीं पर है, पुरुष साक्षरता दर भी यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है। क्लियर है? भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। ना 73% भारत की टोटल साक्षरता दर हो जाएगी। ठीक है, अगर भारत में टोटल पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो कितना है? 80.9%, लगभग 81% है। और महिला साक्षरता दर लगभग 65% यानी 64.6% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 92। भारत में किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी के भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? लुढ़कती पहाड़ी, बताइए क्या हो जाएगा? लुढ़कती पहाड़ी। चलिए, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? डाफला, अबीर, पिश्मी, ये सभी हो जाएगा। साई पहाड़ी कहाँ पे है? मिजोरम में। साई कहाँ पे है? मिजोरम में। किसका हिस्सा? ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, ये कहाँ पर? यहीं पर है। किसका हिस्सा है? फोंगपई। इसे और क्या नाम से जाना जाता है? फोंगपई के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्लू माउंटेन का जो विस्तार है मिजोरम और त्रिपुरा में हो जाएगा। और लुढ़कती पहाड़ी के भूमि के नाम से भी किसे जाना जाता है? मिजोरम को ही जाना जाता है, मिजोरम को ही जाना जाता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। उसके बाद मेघालय में गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर में है। बेराइल कहाँ पे है? असम में। ठीक है, लेमाटोल, लेमाटोल कहाँ पे? बेराइल कहाँ पे? असम, लेमाटोल मणिपुर। पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। क्वेश्चन नंबर 93। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित ओजोन क्षयकारी पदार्थ पर विचार कीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म।
ओजोन परत की रक्षा के प्रयास में भारत द्वारा उपयुक्त ओजोन अक्षयकारी पदार्थ में से कितने को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ओजोन के बारे में आपको लगभग बहुत बात बता चुके हैं। ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 94, वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। कितने कथन सही है बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 94। चलिए, वन्यजीव दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है बताइए। वन्यजीव दिवस आइए देखते हैं। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत एक उप योजना है। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव की सुरक्षा करना, दोनों को सहायता देना है। हाँ बिल्कुल सही। कितने सही है? तो तीनों सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? आंसर नहीं आया है, चलिए बता देते हैं। 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता। 95 बम चक्रवात के बारे में बताइए। कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। बम चक्रवात के बारे में बताना है। चलिए, बम चक्रवात एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, सही है, जिसे बॉम्बोजेनेसिस या एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस नाम से भी जाना जाता है। यह अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में लगभग नवंबर से मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में मई से अगस्त तक बनता है। यह प्रशांत महासागर में काफी, मतलब प्रशांत में ज्यादा, और अटलांटिक में या फिर जमीन पर भी आ सकता है। बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। और इसके केंद्र में कौन सा दाब होता है? निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है। दो चक्रवात के बीच में एक प्रति चक्रवात आता है। आंसर क्या होगा? तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी। 96 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था के कारण चर्चा में रहा अजरबैजान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। चलिए, इसकी राजधानी बाकू है अजरबैजान की, बिल्कुल सही है, और यहीं पर आयोजन भी किया गया था। उत्तर में रूस से, पूरब में कैस्पियन सागर से, दक्षिण में ईरान, और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया, तुर्की और जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। इसके क्षेत्रों में नक्शिवन एक्सक्लेव भी शामिल है जो आर्मेनिया, ईरान और तुर्की से घिरा है। सही है। दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। एक से अधिक। अच्छा, कौन सा असत्य है? सॉरी, कौन सा असत्य है यानी गलत है ये पूछा है। कोई गलत नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा ई। 97 यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है ये बताना है। यूक्रेन जो है किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है ये बताना है। रोमानिया के साथ करता है, मालडोवा के साथ भी करता है, काला सागर के साथ भी करता है, रूस के साथ भी करता है, जॉर्जिया बुल्गारिया के साथ नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कभी आपको यूक्रेन का मैप दिखा देंगे। हाँ, रॉन्ग ही करना था, रॉन्ग ही करना था। असत्य ही है ना, असत्य ही करना है तो असत्य ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर का क्रम क्या होगा ये बताना है। पश्चिम से पूर्व तरफ जाने पर
पटना है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है। तो सबसे पहले कानपुर होगा, फिर प्रयागराज होगा, फिर वाराणसी होगा और लास्ट में पटना होगा, लास्ट में पटना होगा। ठीक है, पहले कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद पटना। आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1। नाइजीरिया के संबंध में बताना है कितने कथन सही है, कितने कथन सही हैं, ये चीजें बताना है। बताइए क्या। क्वेश्चन नंबर 99। आज तो मैप नहीं लगाए हैं, मैप से ही बताते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर यूक्रेन का मैप होगा तो बता देते हैं एक बार। नहीं है, अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैप डलवा देंगे। बताइए। चलिए, नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप का न्यूनतम आबादी वाला देश है। बिल्कुल गलत है, अधिकतम आबादी वाला देश है, अधिकतम आबादी वाला देश हो जाएगा। ठीक है, इसकी सीमा, ये गलत हो गया, इसकी सीमाएं उत्तर में नाइजर, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में कैमरून, पश्चिम में बेनिन और दक्षिण में गुआना की खाड़ी से लगती है। बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अबुजा है। राजधानी तो अबुजा है, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा शहर अबुजा है, ये गलत है। सबसे बड़ा शहर जो है लागोस है। कौन सा है? सबसे बड़ा शहर यहाँ का लागोस है। तो ये भी क्या हुआ? गलत है। राजधानी अबुजा है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कितने कथन सत्य हैं? केवल और केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरा जो कथन है ये सही है, केवल और केवल एक सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, साबरमती नदी के संबंध में 3 कथन है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। बताइए क्या होगा, कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए, साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोटरी तहसील में अरावली पहाड़ी से होता है। बिल्कुल सही है, इसका उद्गम उदयपुर जिले के कोटरी तहसील में अरावली पहाड़ी से होता है। और इसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है। नहीं, कहाँ पे होता है? अरब सागर में होता है। कहाँ पे? अरब सागर में होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसकी कुल लंबाई लगभग 371 किलोमीटर है। सही है, जिसमें 48 किलोमीटर राजस्थान में, शेष 323 किलोमीटर गुजरात में है। बिल्कुल सही है। दाईं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी वाकल, हथमती और वत्रक है। गलत है, दाईं नहीं, ये बाईं ओर से है। बाईं ओर से हो जाएगा, बाईं ओर से मिलने वाली ये नदियां हैं। जबकि सई नदी बाईं ओर से मिलती है। गलत है, सई नदी इसमें दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। कौन उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। तो क्या होगा? केवल और केवल 2 इसका सही आंसर हो। बी सही होगा ना? बी नहीं होगा ना? क्या कह रहा था? कितने कथन सही है? कितने सही है? तो सिर्फ एक ही सही है ना? 2, सिर्फ एक ही सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 101, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसके लिए तो मैप लग सकता है। बताइए।
कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? बताइए आंसर क्या होगा? ध्यान। देखिए 99 का बी नहीं होगा, ए होगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है, ये जो तीन कथन दिया हुआ है, इस तीन में से कितने कथन, तीन में से कितने कथन जो हैं इस तीन में से कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं दिया है कि कौन सा कथन सही है। अब सही है, ऐसा नहीं है कि कौन सा कथन है, कितने हैं, कितने कथन सही हैं, कितने सही हैं। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कितना सही है? तो तीनों में से बस एक ही को सही है ना, एक ही सही है ना। एक कौन सा सही है स्टेटमेंट, दूसरा सही है, एक ही सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहते किसको है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। देखिए यहां से चालू होगी, गुजरात हरा दिख रहा है, रेड कर लेते हैं। चलिए गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हिस्सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बीचों बीच है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात एक, राजस्थान आपका दूसरा हो गया, मध्य प्रदेश तीसरा हो गया, छत्तीसगढ़ चौथा हो गया, रांची ये झारखंड पांचवा हो गया, पश्चिम बंगाल छठा हो गया, त्रिपुरा सतमा हो गया और मिजोरम आठवां हो गया। ठीक है, तो अब यहां से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्य से गुजरती है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा मिजोरम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? बताए हैं ब्लू माउंटेन, जिसको कि फंगपुई भी बोलते हैं, कहां पर स्थित है? मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में है, तो टिक लगाते हैं मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित कौन सा द्वीप नहीं है? कौन सा द्वीप अरब सागर में नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील यहीं पर है, पुलिकट झील यहीं पर है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, जिसमें राष्ट्रकूट के चित्रकारी के बारे में दिखाया गया है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? अरब सागर द्वीप पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। भटकल कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, श्रीहरिकोटा और कैट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बताइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उष्ण कटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकुधारी हिमाचल,
कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, राजस्थान। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 105 जनजाति और क्षेत्र है। चलिए, भुटिया कहाँ पे? सिक्किम में। भुटिया, लापेज ये सब जनजाति कहाँ पे? सिक्किम में। टोडा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। सेंटलेज अंडमान निकोबार, सैम्पेन अंडमान निकोबार, बिरहोर झारखंड में, संथाल झारखंड में। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी संथाल ही है। तो ए का क्या होगा? 3 हो जाएगा। ए का 3, ए का 3 ये खत्म, ये दोनों बचा। बी का 1, बी का 1 इसमें है, ये भी खत्म। आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 106, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस क्रिया के द्वारा? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस क्रिया के द्वारा, ये बताना है। ठीक है, तो वायुमंडल जो गर्म होता है ये होता है लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण नहीं, पृथ्वी पर आती है लघु तरंग के रूप में, लेकिन लंबी तरंग दैर्ध्य वाली स्थलीय विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 107, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन होते हैं? बौद्ध और मुसलमान होते हैं। मैक्सिमम मुसलमान और बौद्ध ही लद्दाख में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? क्यूल नदी के बारे में पूछा गया है, कहां पर प्रवेश करती है? अरवल है, जमुई है, औरंगाबाद है। कहां पर प्रवेश करेगी? जमुई में प्रवेश करेगी क्यूल नदी, जमुई में। आंसर हो जाएगा बी आंसर। 109, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है कहां पर? तराई प्रदेश कहां पर विस्तृत है, ये बताना है। गंगा के उत्तरी भाग के समांतर भारत नेपाल सीमा, तो जहां हिमालय का जो निचला हिस्सा होता है वहीं पे तराई प्रदेश होता है और नेपाल के सीमा के पास ही हो जाएगा। तो आंसर होगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। दुर्गावती परियोजना के बारे में दिया गया है। जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? 5वीं के काल में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर। के साथ ही ज्योग्राफी पॉलिटी का ये डिस्कशन समाप्त होता है।